आप सभी को नमस्कार। पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग परदेस नामा पर बातचीत करेंगे। यह विनोद भारद्वाज जी की नवीनतम पुस्तक है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो विदेशों में की गई उनकी यात्राएं हैं, उससे संबंधित कई संदर्भ, कई आलेख इस पुस्तक में हैं। वे आलेख कहीं डायरी की शक्ल में है तो कहीं यात्रा संस्मरण के रूप में, और विभिन्न महत्वपूर्ण जो देश हैं और उनके शहर हैं, उन सब के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से और बड़े ही निरपेक्ष भाव से यहाँ बातचीत की गई है। कई ऐसे देश जो एशिया के हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका और अफ्रीका से हैं। विनोद भारद्वाज जी ने, हम सभी जानते हैं, लगातार देश विदेश में यात्राएं उन्होंने वे जो हैं यात्राएं करते रहे हैं, मगर इस पुस्तक में, परदेस नामा में, वे सभी विवरण उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए भी कि वे यात्राएं अपने शौक से करते हैं। यह उनका पैशन है जिसके अंतर्गत करते हैं, और जब कभी उन्हें अपनी यात्राओं को लेकर लिखना हुआ या किसी ने ऐसा प्रस्ताव दिया, तब वे उसे आलेख का रूप देते हैं। और ऐसे कई संदर्भ हमारे पास हैं। विभिन्न पत्रिकाओं की ओर से जब उन्हें कहा गया, तब वे उस पर अपनी बात रखते हैं, लिखते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कई और देश हैं, ऐसे कई और शहर हैं उन देशों के, जिन पर विनोद जी आगे लिखेंगे, मगर अभी किसी न किसी रूप में उन संस्मरणों को हमारे सामने आना है। फिलहाल परदेस नामा पर हम बात करते हैं, जो इसी वर्ष प्रकाशित उनकी कृति है और इंडिया टेलिंग की ओर से यह पुस्तक आई है। हमारे साथ स्वयं इस पुस्तक के लेखक विनोद भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं और इसके संपादक अभिषेक कश्यप भी। ये आलेख कितने खास हैं, इस पर चर्चा होगी, और अलग अलग समय में जिस तरह से ये आलेख लिखे गए हैं और उसकी अनुगूंज जिस तरह से एक वैश्विक परिदृश्य में हमारे सामने आती है, हमें सुनाई पड़ती है, इन सब पर बातचीत होगी। ये संस्मरण, ये आलेख कैसे खास हैं और क्यों खास हैं, इस पर भी हम संपादक अभिषेक कश्यप को सुनेंगे और स्वयं यायावर विनोद भारद्वाज जी को भी। और कई बार जो विनोद जी की अपनी एक शैली है, उसमें बड़े ही सहज भाव से जीवन दृष्टि भी आती चली जाती है। कैसे आती है? वे पात्र, वे लोग, वे स्थल, वे कलाकृतियां, वे संग्रहालय, वे सारी चीजें एक एक कर यहाँ उपस्थित हैं। वे फिल्में जो देखी गई हैं, और उन तमाम संदर्भों के साथ जब विनोद जी लिखते हैं, तो कल, आज और कल की जो पूरी अंतर्दृष्टि है, वह भी हमें दिखाई पड़ती है। वे सिर्फ विगत को लिख नहीं देते हैं, बल्कि आज से भी उसको जोड़कर देखते हैं। अगर वे शीत युद्ध पर बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी जो नवीनतम फिल्में हैं, उसके भी हवाले आते हैं, और इससे उनका विगत और वर्तमान दोनों बिल्कुल एक दूसरे के निकट आ खड़ा होता है, और यह खासियत है विनोद भारद्वाज जी की। तो आइए मित्रों, हम अपने जो सम्मानित वक्ता हैं, प्रतिभागी वक्ता हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। विनोद जी, अभिषेक जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम अभिषेक कश्यप जी के ही पास चलूंगा, जो इस पुस्तक के संपादक हैं, और बड़े ही लगन से और बड़ी ही मेहनत से उन्होंने यह पुस्तक तैयार की है। तो वे इन रचनाओं से गुजरते हुए क्या महसूस करते रहे, और उन्हें यह जरूरत क्यों लगी कि यह एक पुस्तक के रूप में एक जिल्द के भीतर आ सके, इस पर हम अभिषेक जी को सुनते हैं। अभिषेक जी, स्वागत जी। शुक्रिया अर्पण जी और विनोद जी, नमस्कार। ये इस किताब की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई
कि बड़ा इसका किस्सा दिलचस्प है, जो हालांकि हमने अपनी भूमिका में नहीं लिखा है। और वो इस तरह से हुई कि एक, जैसे कि मेरी आदत है कि विनोद जी को हम बचपन से पढ़ते रहे हैं, उनकी कहानी जो विनोद जी को पता है कि काफी कम उम्र में हमने पढ़ी थी और एक पोस्ट कार्ड उनको लिखा था। तो जैसे हमारे कुछ प्रिय लेखक हैं, तो खासतौर से हिंदी के जो लेखक हैं, तो हाँ, मेरी एक इच्छा रहती है कि उनकी सारी किताबें हमारे पास हुई। तो एक इनकी किताब थी जिसका ये शीर्षक था कला के सवाल। तो उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी, तो कोई पाठक इनसे ले गया था। उनको विनोद जी ने कहा कि उसकी फोटो कॉपी कराकर अभिषेक जी के पास आप भिजवा देना। उन्होंने उसको अच्छे से फोटो कॉपी कराकर भिजवाया। उसमें अलग अलग खंड बने हुए थे, लेकिन उसको पढ़ते हुए अचानक काफी दिनों तक वो रही मेरे पास। मेरी नजर उनके पेरिस डायरी पर गई। उसमें पेरिस पर और दूसरा दूसरा दरवाजा करके यूरोप पर इनके लंबे दो संस्मरण थे। उसी समय पढ़ते हुए हमने विनोद जी को यह प्रस्ताव दिया कि तीन बड़े लंबे संस्मरण है, इन पर एक विदेश यात्राओं की, ये मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम तो इसकी किताब बनाएंगे। तो फिर ये बातचीत हुई कि इसी तरह से सिलसिला जुड़ता रहा। लॉकडाउन के समय जैसे ही उन्होंने यादनामा लिखा था, तो एक संपादक का भी अपना एक यह होता है कि इनका एक लेख था और कुबेर दत्त के बारे में, कुबेर दत्त और पीने पिलाने की कुछ यादें। उसके आखिरी तीन पैरा में, बाकी चीजें तो कुबेर दत्त पर थी, लेकिन उसके आखिरी तीन पैरा में कैसे ये प्राग में एक चेक कवि के साथ मिलते हैं, एंजलिक के साथ, और उसके साथ इनके क्या अनुभव होते हैं, इतनी रात होती है, वो वाइन का एक दौर चलता है, और दूसरे दिन क्या सब होता है। तो उसको हमने उस कुबेर दत्त वाले आलेख से उस पोर्शन को काटकर एक स्वतंत्र आलेख और एक संस्मरण के रूप में इसमें दिया, और उसका शीर्षक रखा जो आखिरी वाक्य था कि और फिर शराबों में रोशनी न रहे। तो इस तरह से फिर विनोद जी को ख्याल आते गया कि भैया विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे उनके, आपका कंबोडिया के जो यात्रा संस्मरण है, वो भी वो दिलचस्प यात्रा संस्मरण है। रोम पर एक छोटा सा ऐसा संस्मरण था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हुई कि इस सिलसिले के दौरान जब किताब हम लोग लगातार चर्चा करके और किताब अपने एक स्वरूप में हो रही थी, तो ये नाम भी हम ही ने सोचा, चूंकि यादनामा आ चुकी थी इनकी, और यादनामा और इनके जो संस्मरण थे जिसमें व्यक्तियों पर केंद्रित, इनके मित्रों पर साहित्य और साहित्य और कला संस्कृति से जुड़े शख्सियतों पर इनके संस्मरण थे। तो यही तय हुआ कि इसका नाम परदेसनामा रखा जाए, और इसमें सिर्फ परदेश विदेश यात्राओं के इनके जो संस्मरण रखे जाएं। आखिरी समय में जो हुआ कि विनोद जी को याद आया कि इसमें रोम का एक संस्मरण जो लंबा और काफी इंपॉर्टेंट संस्मरण है, कि आमतौर पर उतना गहराई से रोम पर, चूंकि वो 1 महीने रोम रहे थे, वहां से वेनिस गए, फ्लोरेंस गए, तो वो अपने आप में एक चमत्कार की तरह वो इनको याद आया। उसकी खोज शुरू हुई। वो समकालीन भारतीय साहित्य में मेरा ख्याल है कि छपा था 20 साल पहले, उसकी खोज हुई। और फिर इसमें इस किताब में पूरा एक खंड ही रोम पर है, जिसमें इनके 4 रोम से जुड़े संस्मरण है। तो उसकी सबसे खास बात यह है कि छोटी से छोटी चीजों की, वहां के जीवन को, वहां के संग्रहालयों को जितनी बारीक नजर से इन्होंने देखा है, और कहीं से भी यह नहीं कि उसमें जब आप लिखने जा रहे हैं तो जैसे कि लेखक को हमेशा होना चाहिए कि सहज होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसको उपदेश देने से बचना चाहिए कि तो जिस सहज भाव से वहां के समाज के, वहां की अच्छाइयों को और वहां की कमियों कमजोरियों को भी रखते हैं, जैसे कि वहां रोम पर जो लंबा संस्मरण, इसमें यह भी बताया गया है कि वहां भ्रष्टाचार इतना है कि इटली वासी कहने लगते हैं कि भैया भ्रष्टाचार के मामले में हम अब भारत को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से यह है कि एक टीवी पर देखते हुए है कि कोई एक है कि एक वाइब्रेटर कोई एक लड़की है वो बेच रही है, और उसका नाम है अमेरिकन स्टार। तो यह भी है कि यह भी वहां वो रेखांकित करते हैं कि कभी इटली में काफी वो गरीबी थी, और फिर जब वो अमीरी आई तो वहां की बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको अमेरिका से कनेक्ट किया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ भी यह होता है कि एक आज तक ये प्रवृत्ति चली आ रही है कि लोग किसी परफ्यूम के बारे में
या कुछ ब्रांड विशेष के बारे में यह बात कहते हैं कि ये तो भैया हमने यूरोप से लाए हैं या पेरिस से लाए हुए हैं। तो ये जो मनोवृत्ति है भारत में, ये कहीं ना कहीं वो इटली में भी है, यह भी। और इस तरह के अनगिनत प्रसंग हैं। वो जो लंबा जो रोम डायरी उनकी है, जो मेरा ख्याल है कि वो पहली बार वो रोम गए, तो उसके बाद वो कई बार रोम गए। और वो पाठकों का भी जिस तरह से उसमें पठनीयता है और एक आकर्षण है, जैसे कि वो रोम पर इसमें 4 लेख हैं। तो एक जो मेरा ख्याल है, जो आखिरी लेख में वो क्या कहते हैं कि इनकी कोई जो दोस्त है गब्रिएला, उसने कहा था कि फोंटाना द त्रेवी में जब ये पहली बार गए थे कि आप एक सिक्का आप फेंक दो, तो ये फिर आप बार बार आप रोम जो ये सिक्का अगर आप फेंकते हो तो फोंटाना द त्रेवी में, तो ये शहर आपको बार बार बुलाता है, ठीक है ना। तो उस समय तो उसकी जो है कि जो सिक्का की कोई बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं थी, जितने का लीरा इन्होंने का एक सिक्का फेंका था। तो दोबारा इन्होंने कभी सिक्का नहीं फेंका। तो इसको इस रूप में मैं कहते हैं कि लेकिन एक ही बार का फेंका हुआ सिक्का का ऐसा जादू था कि कहीं ना कहीं से इनको ऐसे मौके मिलते रहे कि बार बार इनको रोम जाने का मौका मिलता रहा। तो ये निश्चित तौर पर वो विदेश यात्रा संस्मरण की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी में। और इसकी सबसे खास बात है कि इसमें, जिसको आपने निरपेक्ष भाव बोला, एक तटस्थ ढंग से, कई बार होता क्या है कि कई लोग जब विदेश यात्रा संस्मरण जब लिखने लगते हैं तो उनको यही लगता है कि हमारा देश जो है, भारत जो है, उसमें सब कुछ बेकार है, बर्बाद है। और विदेश में सब कुछ ये है कि सब बहुत अच्छा है, सुंदर है, स्वर्ग जैसा है। तो ये कई बार जब हम भारत से बाहर यात्रा करते, खासतौर से यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका, अपने से जो विकसित देश है, जहाँ मॉडर्न सिविल सोसाइटी, एक सभ्य नागरिक समाज कथित रूप से जिसको कहा जाता है, जहाँ सुविधाएं हैं, जीवन यापन की तमाम सुविधाएं हैं, तो फिर हम क्रिटिक के नजरिए से देखना अपने देश को तो ठीक बात है, लेकिन अपने यहाँ सब कुछ खारिज कर देना और वहां जो कुछ है बहुत अच्छा है, यह भाव ये करना, तो यह भी मेरा ख्याल है कि इन अतियों से इसमें लगभग सारे संस्मरण में बचा गया है। एक लेख्य तटस्थता का भी भाव है, रोचकता है इन यात्राओं में, और सबसे बड़ा एक पठनीयता है कि आप इसको एक उपन्यास के, इसमें से जो भी एक उपन्यास या कहानी के तौर पर भी इन यात्रा संस्मरण को आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जी। मित्रों, जैसा कि अभिषेक जी बतला रहे हैं, यहाँ हम लोग रोम के बारे में और इटली के कुछ अन्य शहरों के बारे में विनोद जी के जो अपने अनुभव हैं उससे गुजर सकते हैं। इटली की स्त्रियां नाम से जो उनका एक अध्याय है वह भी काफी रोचक है। इस तरह से वेनिस पर भी बात करते हैं। और यूरोप के जो कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इनके शहर, इन पर भी चर्चा होती है। रूस की यहाँ बात की गई है, अमेरिका में न्यूयॉर्क की, जापान से जुड़े इनके संस्मरण हैं, और कंबोडिया में जो इन्होंने यात्रा की उससे भी जुड़े कई महत्वपूर्ण और खास खास ढंग से उल्लेखनीय विवरण यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं और जो विनोद जी के गद्य की मुझे एक बड़ी खासियत लगती है, उसकी ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है साथियों की वो अंश में एक बार निकाल लूं कि किस तरह से अगर विनोद जी कोई बिंब कहीं के लिए ढूंढते हैं तो कैसे उसी एक बिंब में एक साथ कई और बातों को भी जोड़ देते हैं। मसलन अगर हम कहें कि अगर वे कुछ किसी शहर की चर्चा कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको मछली घर कह रहे हैं तो वो किसी शोर शराबे के रूप में अगर मछली घर की बात कह रहे हैं तो उसके शिल्प को लेकर वे पुनः उसे मछली घर कहते हैं। तो इससे जो गद्य में एक रोचकता है वो आ जाती है और सहसा वह गद्य वहां पर खिल उठता है। मैं उस अंश को यहां पर पढ़ता हूं। ये जब वे बात कर रहे हैं, मैं वह हिस्सा पढ़ रहा हूं। लंदन के बड़े संग्रहालयों की तरह पेरिस के कला संग्रहालयों में
प्रवेश निःशुल्क नहीं है। जो तुलना की बात हम देखते हैं, तो इस तरह की जो एक बारीक और तथ्यगत तुलना है जिसमें गलतियां नहीं हो और जो व्यक्ति का देखा हुआ हो, अच्छी तरह से जाना समझा हो, वही इस तरह की बातें करते हैं। हम अभी जब अलका सरावगी जी पर भी एकाग्र कर रहे थे, वहां भी हमारे वक्ताओं ने यह बात रेखांकित की, किस तरह अलका सरावगी जी के लेखन में, उनके उपन्यासों में जब ऐतिहासिक विवरण आते हैं, चाहे क्रिकेट की बातें हो या कोई और बात हो, तो वहां गलतियां नहीं रहती हैं, क्योंकि वहां रिसर्च उस तरह का है। विनोद जी के इन संस्मरणों में जो ये सब चीजें हैं, वे इसलिए हैं कि वो बिल्कुल जाना समझा और लंबे लंबे समय तक उन जगहों से जुड़ाव के कारण है। मैं पढ़ता हूं। लंदन के बड़े संग्रहालयों की तरह पेरिस के कला संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क नहीं है, काफी महंगे टिकट हैं। पापीदू केंद्र में अगर आप एक दिन में सब कुछ देख लेना चाहते हैं, जो कि दरअसल एक असंभव काम है, तो 14 फ्रांक का टिकट है। बहरहाल, डाली की प्रदर्शनी के बारे में मैंने इतना ज्यादा पढ़ा था कि पेरिस का पहला दिन पापीदू केंद्र में ही बिताने की इच्छा थी। टिकट काउंटर तक पहुंचने का नंबर आया तो अब लिफ्ट की भयंकर भीड़ में ऊपर जाने की लंबी लाइन थी। भारतीय व्यक्ति के लिए यह कोई मुश्किल नहीं, पर फ्रांसीसी लड़के जिस तरह का शोर और शरारत कर रहे थे, उससे लग रहा था कि पापेंदु केंद्र उनके लिए कोई मछली घर जैसी चीज है। यहां शोर की बात वे कर रहे हैं, वहां कला को लेकर या उस जगह की महत्ता को लेकर वहीं के लोगों, वहीं की युवा पीढ़ी में वह रुचि नहीं है, उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं। पर फ्रांसीसी लड़के जिस तरह का शोर और शरारत कर रहे थे, उससे लग रहा था कि पापेंदु केंद्र उनके लिए कोई मछली घर जैसी चीज है। और सचमुच यह केंद्र स्टील और शीशों में जिस तरह से खड़ा है, बारिश में यह मछली घर सरीखा ही हो गया था। तो यह एक मुझे बहुत बड़ी अच्छी बात लगी अभिषेक जी, कि इस तरह का जो गद्य है, कि मछली घर जो एक बिंब लिया उस पूरे केंद्र के लिए, वह किसी और संदर्भ में लिया। हो सकता है वे युवा पीढ़ी के वे लोग सहज भी हों, वो मौज मस्ती भी कर रहे हो, लेकिन जब उन पेंटिंग्स को, उन कलाकृतियों को देखेंगे तो वे सीरियस भी हो जाएंगे। मगर फिलहाल जो एक ऑब्जर्वेशन आया मछली घर का, वो अलग आया। और जैसे ही उसकी शिल्प की बात हुई, उसके डिजाइन की बात हुई, वहां भी वह बिंब आ गया। तो उससे एक बड़ा सीधे पाठक कनेक्ट कर जाता है। बड़ा अच्छा लगा वह अंश खास तौर से। ऐसे ही एक और जगह की चर्चा करूंगा, जहां अगर कोई मूल्य या कोई कसौटी किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति अपने लिए, कोई व्यक्ति कोई ऐसी कसौटी, कोई ऐसा मूल्य बनाता है और चाहता है कि उसके अंतर्गत उसकी निजी परिधि में कोई और प्रवेश ना करे। ठीक है, ऐसी कई शख्सियतें हैं, और भारत से बाहर और खासतौर से पश्चिमी में तो इस तरह की चीजें हैं, उस परिवेश में जहां निजता का बड़ा महत्व है। विनोद भारद्वाज जी का लेखक, उनका यायावर इस बात को जानता है, मगर वो इतना ही कह के चुप नहीं रह जाते। जब देखते हैं कि ऐसे लोगों में भी जो स्वयं प्राइवेसी के नाम पर आपको अपनी दुनिया में आने नहीं देते, खास तौर से बहुत अंदर नहीं आने देते, लेकिन जब उनके भीतर किसी को लेकर उत्सुकता होती है तो वे उस कसौटी को भूल जाते हैं। तो ऐसा एक संदर्भ है, मैं उसको भी पढ़ता हूं। यह जो उनका अध्याय है, वेनिस वाला जो अध्याय है, वेनिस, मरियोला का गुस्सा, एलिजाबेथा की मीठी मुस्कान और गर्भवती मैडोना, इसमें एक खास तौर से आया है मरियोला को लेकर। एक बार मैंने उनसे कहा, नहीं, वो अंश को मैं छोड़ देता हूं। हाँ, यही वाला है। एक बार मैंने उनसे कहा, किसी लंबी कार यात्रा में सुना है आपका किसी भारतीय से प्रेम था, आपने शादी क्यों नहीं कराई? वह अपने निजी जीवन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वह मुझसे निर्मल और गगन गिल के बारे में जानना चाह रही थी। राम कुमार की पत्नी विमला जी के बारे में कह रही थी
कि वे अपने ऊंचे दांत ठीक क्यों नहीं कराती। ये सब भी निजी जीवन था। अब सिर्फ एक लाइन लिखा है, क्योंकि उनसे इनके संबंध अच्छे हैं अपनी जगह, उनकी प्रशंसाएं भी हुई हैं उनके कारण। इटली के कुछ खास जगहों पर इनका लंबा प्रवास हुआ, वे सब बातें हैं। लेकिन यह एक पक्ष भी आया और सिर्फ एक वाक्य आया कि लेकिन यह सब भी निजी जीवन था, और बिना ज्यादा अतिरिक्त वाक्यों के प्रयोग किए अपनी ब्रेविटी में वे पाठकों को वो दोनों ही रूप रख देते हैं। जैसा कि हमने यादनामा में भी बात की थी, इनके संस्मरण के स्टाइल को लेकर जब ये व्यक्ति चित्र लिखते हैं, पर्सनल स्केच लिखते हैं, वहां भी ये करते हैं, ब्रेविटी में बात करते हैं। उसकी भी काफी चर्चा हुई थी। यहां भी ब्रेविटी में, चूंकि किसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार तो इनका स्वभाव है नहीं, हम जानते हैं, और कई बार हमारा गद्य हमारे उस स्वभाव से भी निसृत होता है। मगर हमारे भीतर जो अंतर्द्वंद है, किसी शहर के भीतर, किसी देश के भीतर, किसी व्यक्ति के भीतर, उसको भी उस सूक्ष्मता के साथ या उन कम शब्दों में विनोद जी रख देते हैं, इतना ही करते हैं। तो इस पर मैं विनोद जी की ही प्रतिक्रिया लूंगा कि कुछ और इस तरह के अनुभव हमसे साझा करें। विनोद जी, फिर हम अभिषेक जी के पास चलेंगे। धन्यवाद अर्पण जी और अभिषेक जी। असल में ये किताब तो शायद मैं कभी तैयार ना करता। ये अभिषेक ने वो मेरे पुराने जो कि दिनमान में छपे थे, क्योंकि रघुवीर जी जब मैं विदेश पहली बार गया था तो उन्होंने कहा कि आप इसके जो वहाँ से रिपोर्ट भेजा कीजिएगा। तो मैं जर्मनी सबसे पहले गया था। तो उन दिनों गुंटर ग्रास का नॉवल बहुत चर्चित था, जिस पर फिल्म भी बनी थी टिन ड्रम पर। तो मैंने उसका शीर्षक ही बचता कनस्तर रखा था, जो कि टिन ड्रम का संदर्भ में था। तो वो यात्रा संस्मरण मेरी पुरानी किताब में थे, जब आउट ऑफ प्रिंट है, 1982 में छपी थी, जोगेन चौधरी का कवर था। तो उसकी एक कॉपी इनके पास शायद फोटो कॉपी मौजूद थी। तो इन्होंने एक छोटी पुस्तिका का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने सोचा कि अब और चीजें भी जो मेरी यादनामा में हैं, जो विदेश से संबंधित हैं। फिर रोम की डायरी जो है मेरी, रोम में रोम, वो मुझे याद है कि मंगलेश जी की डायरी आयोवा, एक बार आयोवा और मेरी ये डायरी समकालीन साहित्य में एक साथ छपी थी। तो वो चीजें मुझे लगा कि ये सब इधर उधर बिखर जाएंगी, पत्रिकाओं में दबी रह जाएगी। जब मेरी पास कॉपी नहीं थी उसकी, तो मैंने फिर साहित्य अकेडमी के अपने एक मित्र से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि किसी तरह से आप फाइलों में से मुझे वो फोटो कॉपी करा के दीजिए। तो इसमें अभिषेक ने भी दिलचस्पी दिखाई कि ये चीजें भी जोड़ें, क्योंकि फिर वो अचानक लास्ट मिनट पे ये हमने तय किया कि वो लंबी डायरी थी। तो इस तरह से ये एक चीज सामने आ गई, नहीं तो शायद मेरे साथ ही कहीं पर बिखरी, मतलब जैसा होता है कि फाइलों में दबी रह जाती चीजें। कई बार संपादकों के कहने पे लिखा मैंने। आउटलुक में एक जमाने में, हिंदी आउटलुक में अक्सर मुझसे कहा जाता था कि आप, जैसे मैं विदेश से लौटा, कि आप कुछ लिखिए उसके बारे में। तो मैंने कंबोडिया, इजिप्ट और रोम, टोक्यो, इन सब पे लिखा। तो उनको पत्रिकाओं में बिखर जाता है। जहां तक लिखने की मेरी स्टाइल है, वो जो जब मैंने यादनामा लिखा था तो उसमें एक एडवांटेज था कि हम लोग आज अपना लिखा, जैसे मैं सुबह लिखता था, वो करीब 7 बजे से लिखना शुरू किया या 5 बजे से सुबह लिख करके मैं उसको करीब 8 साढ़े 8 बजे फेसबुक पे पोस्ट कर देता था, और मुझे आधे पौने घंटे में प्रतिक्रियाएं मिल जाती थी, लोगों की राय मिल जाती थी, जो बड़ी इंकरेजिंग भी होती थी। तो वो पहले एक जमाने में ये सब संभव नहीं था कि आपका पाठक आपके सामने है और तुरंत अपनी राय दे रहा है। तो एक मुझे लगता है कि ये यादनामा में जो प्रयोग किए थे वो तो बिल्कुल ही अलग था, जिसने एक अलग शैली डेवलप की या लैंग्वेज डेवलप की या एंटी मेमोर शैली डेवलप की। लेकिन ये जो लेख हैं, इसमें से कुछ तो यादनामा से ही फिर हमने सोचा कि वो पेरिस, न्यूयॉर्क पर हैं या लंदन पे हैं, तो क्यों ना उनको भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे लेख हैं उनमें वो बात नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी शैली में लिखे गए हैं। और क्योंकि दिनमान में ये सब चीजें बहुत पसंद की जाती थी कि आप ऐसे विषयों पर भी लिखिए जो बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन अलग ढंग से चीजों को देखा गया है।
तो ये था आधार उसका उन दोनों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी के लेखक के लिए बाहर जाना एक समस्या है, पैसा कहाँ से लाए, क्योंकि साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये संस्थान या तो अंग्रेजी वालों की परवाह करते हैं, हिंदी वालों को तो समझते ही नहीं है कि वो, और अधिक से अधिक साहित्य अकेडमी थोड़ा बहुत हिंदी के लेखकों को भेजती है, लेकिन वहां भी लंबी लाइन है और उसमें भी आपके दबाव हैं, ये आसानी से आपका नंबर नहीं आएगा। तो मेरा कुछ संयोग था कि 79 में, जब मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी कंपैरेटिवली, मतलब 28-29 साल का था, तो अचानक मैं एक पार्टी, जर्मन पार्टी में, दूतावास की पार्टी में बुलाया गया था। विष्णु खरे मेरे मित्र, जो कि बहुत जानी मानी हस्ती हैं, आप सब जानते ही हैं, वो उन्होंने मुझे, उनके जर्मनी से काफी कनेक्शन थे, तो उन्होंने मुझे प्रेस काउंसलर प्लॉयगर थे, उनसे मेरा परिचय कराया। तो मैं जर्मन सिनेमा बहुत देखता था, उन दोनों मैक्स मुलर भवन में मैं हर हफ्ते 1-2 फिल्में देखता था। तो मैंने उनसे कुछ फासबिंडर, जो वहाँ के निर्देशक थे, क्लूगे, हर्सोग, इन पे बातें शुरू कर दी। तो वो प्रेस काउंसलर बड़ा चौंका, उसने कहा कि आप इतना जानते हैं जर्मन सिनेमा के बारे में? हाँ, इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो बोला आपको जर्मनी जाना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। मैं जब पार्टी से घर आया, 3 दिन बाद मुझे एक चिट्ठी आ गई एम्बेसडर की कि हम आपको 15 दिन के लिए जर्मनी घूमने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये मतलब समझिए कि इस तरह का भाग्य बहुत कम लोगों का होगा कि वो अभी उप संपादक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, और जहां एडिटर बुलाए जाते हैं वो उप संपादक को बुलाया गया। तो मैं जब वहां जर्मनी पहुंचा, फ्रैंकफर्ट में जब उतरा, ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी, तो एक जीव लड़की थी जो कि मुझे लेने आई थी एयरपोर्ट पर, क्योंकि वो तो सरकार की ओर से भेजते हैं। उसने मुझे देखा और सबसे पहला सवाल ये किया कि हाउ डिड यू मैनेज दिस ट्रिप, क्योंकि उसे लगा कि मतलब इतना यंग लड़का ये इतनी बड़ी सरकारी मतलब मेहमान बन के कैसे आ गया। तो मैं मुस्कुरा के बोला कि अब आप गेस करते रहो। तो उसने मुझे बताया कि आपसे पहले मैंने वात्स्यायन अज्ञे जी को रिसीव किया था, जो नवभारत टाइम्स के उन दोनों संपादक थे। तो आप सोचिए कि कहाँ वात्स्यायन जी उनको उसने रिसीव किया था, और कहाँ मैं कल का लड़का उसको रिसीव कर रही थी। तो उससे मुझे बहुत मौका मिला कि मतलब एक तो मुझे कला की दुनिया, फिल्म की दुनिया, साहित्य की दुनिया, तीनों में पैशन मेरी बहुत छोटी उम्र से थी। तो विदेश जाने का बड़ा आकर्षण था म्यूजियम्स, क्योंकि म्यूजियम में जो कला ओरिजिनल देखते हैं तो हमारा सारा कंसेप्ट बदल जाता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से हिंदी में जो कला लेखक हैं, बहुत से लोग म्यूजियम गए ही नहीं होते हैं, उनको अंदाज ही नहीं होता है, कई जानकारी नहीं होती है। अभी एक फेसबुक में देख रहा था, एक साहब लिख रहे थे कि मोनालिसा, मतलब उन्हें ये नहीं मालूम था कि लूव्र जो है लंदन में नहीं है, मतलब पेरिस में है वो। तो इस तरह का अज्ञान क्यों है? क्योंकि मौके नहीं मिलते, सारे मौके देव भाषा अंग्रेजी के लिए सुरक्षित हैं। तो इस तरह से मुझे पहली बार जो मौका मिला, उन दोनों निर्मल वर्मा, क्योंकि आईसीसीआर की सलाहकार समिति में थे, वो मुझे बहुत प्यार से बात करते थे, मुझे काफी हमारा परिचय भी था। तो उन्होंने, निर्मल वर्मा ने मेरा नाम जो है पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, उन दोनों से चेकोस्लोवाकिया था वो। तो इस तरह से मुझे एक छोटी उम्र में घूमने का जब मौका मिल गया तो आदत पड़ गई मेरी। आदत पड़ने के बाद ये हुआ कि 87 में एक हेनरी मूर की बहुत बड़ी प्रदर्शनी भारत आ रही थी, और लंदन से मतलब उन्होंने कहा कि कोई भारतीय कला लेखक जो कि अंग्रेजी के अलावा लिखता हो उसको बुलाया जाए। तो मुझे ब्रिटिश काउंसिल ने भेजा था 1 महीने के लिए हेनरी मूर के पूरे उस प्रदर्शनी से पहले की तैयारियों को देखने के लिए। तो इस तरह से मैं काफी मतलब घूमने का चस्का जिसे कहते हैं वो लग गया मुझे। फिर मेरी एक इटालियन दोस्त थी जो कि दिल्ली में रहती थी, जो मेरी परदेशनामा 2 लोगों का समर्पित है, दोनों का निधन कैंसर से हुआ। मैंने इसीलिए उसमें लिखा है कि गैब्रिएला के लिए और लीना के लिए, लीना रूसी लड़की थी, कि जो मतलब कैंसर अच्छे आदमियों को क्यों ले जाता है,
क्योंकि मेरे कई परिचित, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, ये जो इटालियन दोस्त थी और रशियन थी, वे सब कैंसर से चले गए। तो कुछ एक अजीब मन में पीड़ा सी रहती है कि जैसे कैंसर ने कई अच्छे लोगों को मेरे जीवन से अलग कर दिया। तो ये जो गैब्रिएला थी, ये रोम के बिल्कुल बीचों बीच रहती थी, मतलब सेंटर, जैसे ऐसा सेंटर जहां पर आप सब कुछ, जैसे ये अभी अभिषेक चर्चा कर रहे थे फोंताना दा ट्रेवी की, जो एक बहुत ही सुंदर मतलब जगह है रोम में, बिल्कुल बीच में है, जहां पर सिक्का फेंकने का एक माना जाता है कि आप पीछे करके, पीठ करके आप सिक्का वहां फेंकिए तो आपको दोबारा आने का मौका मिलेगा। तो मुझे याद है कि वो जो फंताना देवी का एक तस्वीर भी जब एल्बम बनाई है अर्पण कुमार जी ने, जो शायद बाद में दिखाएंगे, तो वो वहां की एक तस्वीर भी है जो गैब्रिएला ने ही खींची थी। तो उस रोम शहर एक अद्भुत शहर है। मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई एक शहर, मुझे अगर पैदल घूमता हूँ मैं रोम में मैं टैक्सी बस बहुत कम लेता हूँ। वहां तो केंद्र ऐसा है कि आप 8-10 किलोमीटर, जैसे मैं जहाँ रहता था वहाँ वेटिकन सिटी में टेवेरे नदी के किनारे किनारे आधे घंटे में पैदल चल के पहुंच जाता था। जब भी मैं रोम से लौटता था तो मेरी वजन कम हो जाता था, क्योंकि इतना चलने का मौका वहाँ, इतने सुंदर झरने, इतने सुंदर कल्चर, पानी के बैठने की बेंच, रोम की कल्चर, मतलब रोमन कल्चर का मुझ पर बहुत असर पड़ा। हालांकि मुझे वेनिस भी बहुत अच्छा लगता है, या मतलब जाहिर है कि फ्लोरेंस तो पूरा शहरी म्यूजियम है। तो इस तरह से, लेकिन जब दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी नहीं रही, तब मेरा बेटा भी बड़ा होकर के जापान में पढ़ने चला गया। तो उस अगले 20 सालों में मैंने जो घूमा है उसका बेसिस, आपको दिलचस्प बात यह है कि मैंने स्कॉलरशिप या फेलोशिप 1-2 बार ही मैं उसको लेकर गया हूँ। एक बार फ्रांस ने मुझे भेजा था पेरिस और ला रोशेल फिल्म फेस्टिवल का देखने के लिए। लेकिन उसका जो एक मुख्य रूप, जो अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि अरे भाई इतना पैसा कैसे खर्च करते हैं आप इन यात्राओं पर, अब वो ये नहीं सोच पाते। 2 बातें हैं कि मेरा एक मित्र है जिन्होंने अपनी बेटी पर 60 लाख रुपए अभी खर्च किए थे, और बच्चों की पढ़ाई पे आजकल कितना खर्च लोग करते हैं, मैं तो हैरान हूँ। क्योंकि मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पे तो कोई खर्च नहीं किया, एक साधारण खर्च किया। वो पढ़ने भी बाहर गया तो वो स्कॉलरशिप पे गया था। तो वो पैसा आप वहां खर्च करते हैं, एक लंबी गाड़ी पे खर्च करते हैं, जो मैं ये सब चीजें नहीं करता। तो उससे ये है कि मैं उस पैसे को बचा के मैं दुनिया के म्यूजियम देखता रहता हूँ। अब एक चस्का है जो अब इस उम्र में भी छोड़ नहीं रहा है, लेकिन कोविड ने बहुत यात्राओं को दुष्कर कर दिया है, और अब लगता है कि घुटने कितने दिनों तो वो मतलब पुराना जो घूमने का एक, जिसको कहते हैं मन करता है कि जैसे अभी भी मैं हर साल खूब घूमने जाया करूँ। जैसे मैं 2007 को याद करता रहता हूँ, जब नया साल मैंने इजिप्ट में शुरू किया, और फिर मैं चाइना गया, फिर मैं न्यूयॉर्क गया उसी साल में, और टर्की गया। तो वो यादों से आज मुझे अपना जीवन के, मतलब अपना लेखन तो एक नए ढंग से देखने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि ये जो घुमक्कड़ी है एक अजीब सी पैशन है, जो डेवलप हो जाए तो आपके लिए आप रोग भी कह सकते हैं। मेरा ख्याल है ये काफी है। शुक्रिया विनोद जी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने अपने उन 2 महिला मित्रों की भी याद दिलाई जिनको यह पुस्तक आपने समर्पित की है और जिनकी मृत्यु कैंसर से हुई। आपकी पत्नी देवप्रिया जी की भी मृत्यु कैंसर से हुई, और उसकी भी यहाँ पर चर्चा है, उसके संदर्भ हैं। वह संदर्भ 2 रूपों में है। एक तो यह कि जब आप रूस जाते हैं तो वहां आप देवप्रिया जी के साथ जाते हैं, क्योंकि जब आपको प्रथम लेनिनग्राद अंतर्राष्ट्रीय गैर कथा फिल्म महोत्सव की ज्यूरी का सदस्य बनने का मौका मिलता है, तो जब साथ में स्पाउस को ले जाने की बात होती है तो आप देवप्रिया जी को, अपनी पत्नी को ले जाते हैं। उसकी चर्चा है।
और बाद में किसी और संदर्भ में भी जब उनकी मौत हो जाती है उसके बाद, कि किस तरह से आपकी एक विदेशी दोस्त ने आपको प्रस्ताव दिया कि जब वे गुजर जाती हैं आपकी पत्नी, तो उस अकेलेपन को भूल जाने के लिए, उस दुख दर्द से थोड़ा सा बाहर आने के लिए भी आप थोड़ी यात्रा करें। तो उस तरह से इन दो रूपों में हम देखते हैं उस यात्रा को। देवप्रिया जी की जो जगह है, एक बड़ी जगह आपके जीवन में, और आपके इस मतलब इस लेखकीय और फिल्मकार की यात्रा में भी, वह भी लोग समझते हैं। तो उसे लेकर भी कुछ बात करें कि एक हम देखते हैं कि उनके साथ, हालांकि यह दुखद संयोग रहा कि एक ही विदेश भ्रमण उनके साथ आप कर पाए, क्योंकि वे काफी कम उम्र में चली गईं, मगर उसके बाद भी आपने फिर काफी यात्राएं की, आपके बेटे विनय की भी यहाँ बात हुई। तो रूस को लेकर जिस तरह की चर्चा है, उसको लेकर भी कुछ कहें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। विनोद जी। देखिए, जो उन दोनों जिस शहर को लेनिनग्राद कहते थे, उसका पुराना नाम, जो वर्तमान नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग। जो दोस्तोयेवस्की की जो प्रसिद्ध कहानी है सफेद रातें, वो उसी शहर के बारे में है। क्योंकि जून में एक दिन ऐसा आता है जब पूरी रात जो है अंधेरा नहीं होता है। लेकिन हम वहां गए थे जनवरी में, जो कि माइनस मतलब टेम्परेचर होता है वहां, -22 टेम्परेचर था। जब मैं वहां पहुंचा तो 9 बजे सुबह पहुंचे, हम रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अंधेरा था, मतलब बिल्कुल लग रहा था कि हम 4 बजे उतर गए हैं। तो उस शहर का तो इतिहास है, बहुत प्रसिद्ध इतिहास है। और सेंट पीटर्सबर्ग में तो दोस्तोयेवस्की का घर भी है, उनकी कब्र भी है। तो दोस्तोयेवस्की हम सबके प्रिय लेखक रहे हैं शुरू से ही, मतलब बहुत ही यंग एज से ही हम उनको, एक जमाने में हिंदी में काफी रूसी किताबें मिल जाती थी। तो मुझे उसमें जब चिट्ठी मिली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक तो मुझे जूरी में रखा गया, ये भी मेरे लिए हैरानी की बात थी। और उसमें जब चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि आप अपने स्पाउस के साथ आ सकते हैं, मतलब आप अपने स्पाउस को लाने की टिकट की सुविधा हम देंगे आपको। तो मैं बड़ा चकित हुआ। तो मेरी एक दोस्त थी, कवयित्री मित्र, उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि विनोद जी, मुझे स्पाउस बना लीजिए और मैं चलती हूँ आपके साथ। मैंने कहा सौभाग्य होता अगर आप भी चलती, लेकिन खैर। तो तब देवप्रिया को मेरे साथ जाने का, क्योंकि वैसे भारत में मेरे साथ वो काफी घूमी थी, और हम लोग एक बार साहित्य अकेडमी ने मुझे छोटी सी ग्रांट दी थी 1981 में के आसपास। तो उसमें मैं काफी घूमा था अपनी पत्नी के साथ। हम लोगों ने रात रात बसों में सफर किया और गोवा गए, औरंगाबाद गए, अजंता एलोरा। तो मतलब घूमने का उसको शौक था। तो रूस में तो खैर हम लोग तो, हमारे लिए तो बहुत अजीब बात थी कि बर्फ, चारों तरफ बर्फ है। एक तस्वीर भी मैंने आपको दी है अपने एल्बम में से, जिसमें मैं, वो जो लेना नाम था उस लड़की का, जिसे हम लोग लीना कहते थे। तो लीना बहुत ही, वो हिंदी पढ़ाती थी विश्वविद्यालय में, और वो हमारी गाइड थी। तो वो मतलब आप सोचिए, इतनी अंतरंग हो गई मेरी पत्नी से, क्योंकि हम लोग को जूरी मेंबर होने के कारण बहुत बड़ा कमरा मिला हुआ था, 2 कमरे थे, बल्कि एक में पियानो भी रखा हुआ था, क्योंकि जूरी मेंबर को वो लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो हम हैरान थे कि हमारे पास 2-2 कमरे हैं और ये सब है। तो उस बेचारी को रात को घर लौटने में बहुत देर होती थी, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। मेरी पत्नी ने कहा कि यहाँ 2 कमरे हैं, तुम यहाँ भी ठहर सकती हो। तो उससे बड़ी दोस्ती हो गई उससे। और मैं एक चीज जो मैंने लिखा भी है, एक चीज कभी नहीं भूलता, रात के 11 बजे जब हम ट्रेन से मॉस्को जा रहे थे वापस, तो बर्फ थी, ठंड थी, मतलब बुरा हाल था, -22 चल रहा है। और एक रूसी व्यक्ति, उसके यानी लीना का पिता, मुझे लीना ने कहा कि मेरे पिताजी भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपको विदा देने आएंगे स्टेशन पर। मैंने सोचा कि शायद वो कह रही है, लेकिन कौन रात में 11 बजे ट्रेन में मुझे सिर्फ विदा के लिए आएगा। हमने जब गाड़ी चलने लगी, खिड़की खोली, उसका पर्दा था, पर्दा खोला तो देखा कि उनके पिताजी वहां पर खड़े हुए हैं। मतलब बिल्कुल, हम तो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक व्यक्ति,
तो यानी कि जीवन के, अब वो बिल्कुल देखने में किसी दोस्तोयेवस्की के नॉवल का पात्र लगते थे, जैसे कुछ मुझे लगा करामजोव कोई खड़ा मेरे सामने। और इस तरह के जो अनुभव हमारे हुए, फिर वो लीना हमारे पिताजी के साथ एक बार दिल्ली भी आई, हमारे घर भी रुकी थी, और उस पर मैंने कविता लिखी थी जो मेरे संग्रह होशियारपुर में थी, लेनिनग्राड की लीना। तो एक जो मैंने प्रसंग लिखा भी है कि एक बड़ा ट्रेजिक मेमोरी है मेरी, कि वो लड़की जो है जब कैंसर के पीड़ित हो गई तो उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, उसने वो कविता फिर से मांगी थी मुझसे, और वो जब तक मुझे चिट्ठी मिली तो उसके शायद रह नहीं गई थी, तो मैं उसको बहुत, मुझे आज भी अफसोस है कि मैं उसकी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाया। वो कविता उसने पढ़ी हुई थी, लेकिन वो अपनी मृत्यु शैया पे उस कविता को फिर से पढ़ना चाहती थी। तो ये जो दुनिया है ना, मैंने इटालवी लड़कियां मेरी बहुत दोस्त हैं, संयोग से एक के बाद एक नए दोस्त बनते रहे, मैं उनके घरों में बहुत रहा हूँ, क्योंकि होटलों में रहना और घर में रहना एक बड़ा अलग तरह का दुनिया को जानना होता है। और मैं क्योंकि वेनिस में एक लड़के को हिंदी सिखाने के लिए मैं उसके घर में 1 महीना रहा, उनके रसोई घर में हम लोग खाना खाते थे, उनके माँ बाप जो कि भाषा भी नहीं जानते थे अंग्रेजी, लेकिन वो मुझे दिन बहुत याद आते हैं। तो वो जो अनुभव है आपके बहुत आत्मीय किस्म के, वो मतलब म्यूजियम देखना तो है ही, मैं एक बड़ा आकर्षण तो विदेश यात्रा का मेरे लिए म्यूजियम देखना है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया के जितने भी मशहूर म्यूजियम हैं, प्रादो जो स्पेन में है और मैड्रिड शहर में है, प्रादो को मैं 3 बार देखने जा चुका हूँ, क्योंकि उसमें कुछ पेंटिंग ऐसी हैं उसी शहर में, मतलब 3 म्यूजियम ऐसे हैं जो कि स्टेशन के अगल बगल में है, और एक में पिकासो की मशहूर पेंटिंग गेर्निका भी है। तो उधर गोया की पेंटिंग प्रादो में देखनी हो, लस मेनिनास एक पेंटिंग है, मतलब उसका तो इतिहास ही बहुत बड़ा है, और पिकासो ने लस मेनिनास की कम से कम 100 वर्जन बनाए थे उस लड़की के जो उसके केंद्र में थी। तो इस तरह की दुनिया में आप जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि इसके लिए अगर कोई सेक्रीफाइस भी करनी पड़े तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं, शायद मेरी उम्र का कोई व्यक्ति होगा दिल्ली में जो गाड़ी ना रखता हो, मैं गाड़ी नहीं रखता, तो मतलब इस तरह से आप पैसा बचाते हैं, उसको जाकर खर्च करते हैं। तो ये है एक शौक कहिए या सिरफिरापन कहिए या जो भी कहिए। जी बिल्कुल। और मित्रों, जिस तरह से डूबकर विनोद जी इन कलाकृतियों को और कला केंद्रों को देखते हैं, या जो फिल्में भी बनाते हैं उसमें भी जिस गहराई के साथ अपनी बात दर्शाते हैं कैमरे के माध्यम से, वह सब खास है। और जिन मितव्ययता के बीच इन्होंने अपनी बचत के साथ यात्राएं की, उसमें हमने उनसे सुना ही। अभिषेक जी के पास दोबारा चलता हूं और उनसे हम यह भी जानना चाहेंगे कि इस संकलन से, जो उनके संपादन में यह संकलन आया परदेसनामा, इसमें से कौन से अंश उन्हें खास रूप से प्रिय हैं? क्योंकि जिस तरह से अभिषेक जी ने इस पूरी पुस्तक के साथ गुजरते हुए जिस गहराई से अपनी भूमिका लिखी है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े रेंज को, जिसमें तमाम अवधियां आती हैं, जिसमें अगर लंदन की ही बात करें तो उनकी जो पहली वहां की यात्रा है विनोद जी की, वह आती है, और बाद की यात्राएं भी हैं। तो इससे जो एक पूरा परिदृश्य बनता है यायावरी का, उन सबके बीच से किस तरह यह जो गद्य है और जो हिंदी में ये सब चीजें आई हैं महत्वपूर्ण हो उठती हैं, इस पे हम अभिषेक जी को सुनते हैं, क्योंकि वे अपनी भूमिका में एक जगह लिख रहे हैं और उचित ही इस ओर हम सभी का ध्यान दिला रहे हैं। अभिषेक कश्यप वे लिखते हैं कि विनोद जी के हर यात्रा वृतांत में हमें दुनिया देखने की एक बहुआयामी व्यापक दृष्टि मिलती है, जहां संसार के सबसे बड़े और श्रेष्ठ संग्रहालयों की एक विराट दुनिया है, बहुनस्ली मेल मिलाप की गहरी
उलझनों का रोमांच है, नएपन का सुख है, तो सांस्कृतिक भिन्नता से पैदा हुए टकरावों की अनुगूंज भी। साथ ही अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों, देश परदेश, परिवेश की आत्मा में उतरकर झांकने की जिद। तो यह जो जिद है, जिसके तहत विनोद जी इन संस्मरणों को हमारे सामने लाते हैं, तो इस पर कुछ और बात करें अभिषेक जी, कुछ और ऐसी बात इस पुस्तक को लेकर। जी जी, शुक्रिया अर्पण जी। जैसा कि मेरा ख्याल है कि विनोद जी ने काफी विस्तार से इस पर चर्चा की, लेकिन जो कुछ बातें हैं जो आपने कहा कि क्या याद रहा, कोई किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। जैसे कि जो अभी मेरी भूमिका से जो आपने अंश पढ़े, एक बात है कि एक तो हम अपने परिवेश में रहते हैं, अपने जाने पहचाने चेहरों के बीच रहते हैं, वहां लोगों के बीच उसी तरह की स्त्रियां। लेकिन जब हम विदेश में जब जाते हैं तो वो एक एथनिसिटी का एक ऐसा परिदृश्य बनता है कि उनका खान पान, स्वभाव, उनका तरीका, जैसे कि यही ये इस किताब को पढ़ के पता चलता है। जैसे कि अभी वो वेनिस में, जैसे कि विनोद जी ने लिखा है कि मरियोला अफरीदी हैं, तो हमें यह भी पता चलता है जैसे वो कहती हैं कि भैया वहां की कॉफी, वेनिस की या आपकी इटली की कॉफी बहुत हार्ड होती है, तो वो तो वही पीती हैं और जिस तरह की हम लोग कॉफी पीते हैं, तो उसको कहती हैं कि भैया आप तो वही पियेंगे, क्या कहा जाता है कि दूध वाली कॉफी पियेंगे, अमेरिकन गंदा पानी। तो खान पान से लेके और व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं, आप यह देखें कि विनोद जी इस बात की चर्चा करते हैं कि रोम में पहले कभी एक जिप्सी लड़कियां दिखा करती थी, जो जब आप जाते थे तो सीधे आपके पैकेट से हाथ डालकर पैसे निकाल लेती थी। तो विनोद जी यह बताते हैं कि किसी रोम के व्यक्ति से, वहां के जो रेसिडेंट से आप बात करें, वहां के नागरिक से, वहां के लोगों से बात करें, तो वो यह सीधे कह देते थे कि ये जिप्सी तो भारत से आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों चीजें हैं कि एक तो बहु नस्ली मेल मिलाप से आपका एक जो दृष्टि बनती है वो खुलती है, दुनिया देखने को एक नया नजरिया आपको मिलता है। लेकिन साथ ही कि मनुष्य जब से है सिविलाइज हुआ है, तब से या उससे पहले से भी एक टकराव तो दो लोगों के बीच, जिसको ज्ञापाल छात्र ने कहा था द अदर इज हेल, दूसरा नर्क है, तो ये तो रहेगा ही। रोम यात्रा में या फिर यूरोप की यात्रा में ये बात बार बार आई है कि पूरी जो दुनिया में, यूरोप में भी खासकर जो नस्लीय भेदभाव है। अभी हम लोगों ने अमेरिका में अभी कुछ महीने पहले देखा कि भैया एक काले आदमी को उसको मार दिया गया, एक पुलिस वाले ने मार दिया, जिसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए, पूरा अमेरिका एक तरह से हिल गया। लेकिन ये चीज आपके है ही, और इसको आप एक बड़े फलक पर देखते हैं कि जैसे कि आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ही देखिए आप उन इस चीज को लेकर, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, नस्लीय भेदभाव को लेकर जब आप चर्चा करते हैं, वो वैसे प्रसंग इस किताब के अलग अलग लेखों में वो आए हुए हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ जब रोम वाली यात्रा में है कि वहां जो भेदभाव है, तो हमें यह भी याद रखना है जो ब्लैक लोग जो हैं, जैसे हम यूरोप में जाएं तो हम ब्लैक हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हम नाइजीरिया से आए लोगों को संदिग्ध निगाहों से हम देखते हैं। यही नहीं, दिल्ली में तो अपने ही देश के नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों को जिस तरह से देखा जाता है, तो ये चीजें ये चीजें चलती रहती, इस तरह की कई कई प्रसंग है। लेकिन यह नहीं है कि सिर्फ यही है, उसके साथ यह भी है कि जैसे इटली की स्त्रियां वाला लेख है, तो कितना प्यार भी आपको मिलता है। ऐसा है कि यह एक तरह से होता है कि भैया दुनिया कभी भी एक तरह से नहीं चलती, उसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और खास करके जब आप यात्राएं करते हैं तो इसका अनुभव ज्यादा गहरा होता है आपको, कि आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के रंग रूप के लोग मिलेंगे। कुछ बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी सहायता करते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि आपसे तटस्थ रहते हैं, निरपेक्ष रहते हैं,
कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहते हैं कि भाई आप क्यों आए हो यहाँ पर, आपके साथ दूसरे तरह का भेदभाव करते हैं। तो ये इन इन तमाम स्थितियों से, इन तमाम अप्स एंड डाउन, तो उतार और चढ़ाव से ही जब आप यात्रा करते हो, वो देश से बाहर आप यात्रा करते हो, तो आपको बड़े दुर्लभ किस्म के यह अनुभव होते हैं। जैसे कि इन्होंने जो प्राग वाली यात्रा की है कि हिंजलिक के किताब साथ, जिसको हमने, वो तो एक काट कर एक अलग से उसको लेख बनाया है। तो उसमें यही है कि भैया जो है कि ये इनकी जो अभी वो आई भी थी शारका लिथविन ने, अब इन्होंने रात को जो रस रंजन का माहौल ऐसा बन गया, जो कभी मिल जाते हैं तो ये अक्सर होता है, उसके सुबह इनकी नींद ही नहीं खुल रही थी, तो इन्होंने किस तरह से उल्टी कराया, फिर शारका लिथविन से गिफ्ट लेकर आए, और उसमें कुछ महिलाओं को उसमें अंडर गारमेंट्स में है, तो उसको बड़ी बेरहमी से, चूंकि अब चेहरे से तो पता आपका चल जाती है, तो आप ब्लैक हो किसी यूरोपियन देश में, और ऊपर से भैया कि आपके रात को कोई अच्छा खासा रसरंजन कर लिया हो, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही भाव होते, तो उसको लेकर एक संदिग्ध तरीके से आपको देखते हैं। या एक और प्रसंग है जिसमें उस आदमी को लगता है कि जो एयरपोर्ट का जो कस्टम अधिकारी होता है, बेटा आ रहे हैं, एयरपोर्ट का जो कस्टम अधिकारी होता है उसको यह लगता है कि जरूर ये ब्लैक आदमी कोई ड्रग्स लेकर जा रहा होगा, तो पूरे बैग की वो चीज फाड़ कर देता है। तो ये सारी चीजें यात्राओं में चलती रहती है। और आप यह भी देखते हैं कि जैसे इसमें है कि आपका उनकी बांग्लादेशी रोम वाली यात्रा में यह है कि जहां लोग हैं, ये आज तो हर जगह है कि पंजाबी लोग हैं, बांग्लादेश के लोग जो विकासशील देशों से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या इंग्लैंड जो लोग जाते हैं, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीजा लिए हुए किसी गैर कानूनी ढंग से या अवैध ढंग से वहां पहुंचे हुए लोग होते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं। इसमें बड़े मार्मिक किस्म के प्रसंग हैं कि बांग्लादेश के लोग, जो कोई जोड़ा बैठा हुआ तो उनके पास कोई गुलाब का फूल देने जा रहे हैं, कोई उनको देख नहीं रहा है, वो गुलाब का फूल बेचने की यह करते, तो कोई उनको खाने का पैकेट पकड़ा देता है कि लो खाओ। लेकिन फिर भी आप देखिए कि उसमें यह भी परिदृश्य है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं या तीसरी दुनिया के देश के जो लोग हैं, वह लोग एक मॉडर्न सिविल सोसाइटी में वो लोग किस तरह से एडजस्ट होते हैं, या किस तरह से वो लोग अपनी धीरे धीरे करके अपने लिए स्पेस की निर्मित करते हैं। तो यह भी एक वो इसमें देखने वाली चीज है। और जैसा कि विनोद जी ने इसमें कहा कि पहले जो संस्मरण लिखे जाते थे, इसमें भी जैसे कि लॉकडाउन के दौरान जो संस्मरण लिखे गए, उसमें व्यक्तियों के स्केच भी थे, और उसमें यह भी था कि अपनी विदेश यात्राओं पर भी चर्चा थी। लेकिन इससे पहले जो दिनमान के जमाने में जो लिखे गए लंबे संस्मरण थे, वो एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन उसमें यह खासियत, विनोद जी के लेखन की यह खासियत है कि जो एंटी मेमोयर की बात करें, जो यादनामा है, जो जिसका, उससे ठीक उसी तरह का आकर्षण इनमें वो पुराने जो दिनमान के जमाने के जो इनके आलेख थे, उनमें भी उसी तरह का है। लंबे होने के बावजूद कहीं वो उबाऊ नहीं है, अपने डिटेल्स का उसमें इस तरह का जारी, इतनी छोटी छोटी वहां की समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, वहां के संग्रहालयों के बारे में, वहां के बहुनस्ली मेल मिलाप के बारे में, नस्लीय भेदभाव के बारे में, हर चीज को उन्होंने खासतौर से रोम डायरी में, या फिर वो जो बजटा का नस्तर, दूसरा दरवाजा, या जैसे लेख है, या पेरिस में जो 10 दिन का लेख है, उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको दर्ज किया है। लंबी होने के बावजूद वो आपको पढ़वा ले जाते हैं। और उनके अनगिनत प्रसंग, क्योंकि ये समय कम है तो उतनी उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसको एडिट करते हुए और देखते हुए कई कई बार इसको हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर यह हो तो इसमें से इतने प्रसंग हैं कि अब किन किन प्रसंगों की चर्चा की जाए। तो मेरा ख्याल कि ये क्या कहे कि अब अर्पण जी कुछ जो चित्र दिखाने का कार्यक्रम है वो किया जाए, और मेरी यही है कि पाठकों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। उनसे इसमें कई संस्मरण ऐसे भी हैं कि आपको सीधा इस तरह का आस्वाद मिलता है कि जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि विनोद जी के साथ आप यात्रा पर ही एक निकले हुए हैं। उनके साथ समानांतर रूप से पाठक को भी वो अपने साथ समानांतर रूप से एक यात्रा पर ही लेकर निकल पड़ते हैं। तो ये इनकी खासियत है, ये बिना इस किताब को पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। जी बिल्कुल। हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। वो बात कही ना जिप्सी लड़कियों की,
उसमें जी जी वो जी बहुत दिलचस्प संस्मरण है जो कि किताब में नहीं लिखा गया है। वो ये है कि एक बार निर्मल जी को, मैं जब इटली से आया तो मैंने उनको कहा कि भाई वहाँ की जिप्सी लड़कियां बिल्कुल यंग लड़कियां जीन्स और बढ़िया शर्ट में होती हैं, और पुलिस वाला सामने खड़ा होता है और वो आकर आपकी जेब में हाथ टटोलना शुरू कर देती है, जेब में पैसे वगैरह निकालने के लिए खुलेआम। तो मुझसे निर्मल जी इस पर बहुत हंसे, बोले विनोद तुमको तो बड़ा अच्छा लगा होगा। कि उनका मतलब ये था कि जितनी लड़कियां आपको आपकी जेब में हाथ डाल रही हैं पास, तो वो जिप्सी लड़कियां या एक्चुअली अनेक ऐसी और संस्मरण है जो किताबों में नहीं लिखे जाते हैं लेकिन बातचीत में आ जाते हैं। दो और बातें आवश्यक है, हालांकि उस और अभिषेक जी ने बात की उस विषय पर भी, नस्ल भेद को लेकर वो कई जगहों पर वे बात आई है, क्योंकि एक व्यापक भ्रमण के इस अनुभव से गुजरते हुए, और जब वह जो एक अध्याय है एम्स्टर्डम के लवर बॉय, वहां पर भी उस शहर में किस तरह से नस्ल भेद है उसकी आप चर्चा करते हैं, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो परेशान किए जाते हैं, उनके बगैर वहां के जो मूल निवासी हैं, मूल शहरी, उनका काम भी नहीं चलेगा, यह बात भी आप लिखते हैं। तो इस नस्ल भेद से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें, फिर एक विषय और लेंगे, फिर चित्रों को देखेंगे। जी विनोद जी। नहीं, वो अब अर्पण ऐसा है कि ये जैसा अभी अभिषेक भी बता ही रहे थे कि ये नस्लवाद तो भारत में भी है, यहाँ भी आप साउथ के आदमी को दूसरे ढंग से देखते हो या नॉर्थ ईस्ट के आदमी को, लेकिन जो मैंने वहां पर कुछ चीजें बड़े अलग ढंग से ऑब्जर्व की, जैसे जर्मनी के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर दो देशों के लोग वहां काम करने बहुत आते थे, मजदूरी करने, घर के काम करने। एक था टर्की, टर्की से बहुत लोग जाते हैं यूरोप, क्योंकि टर्की का एक हिस्सा जो है यूरोप में है, इस्तांबुल का। तो वो, और एक आते हैं इधर ईस्ट यूरोप के लोग, जैसे यूगोस्लाविया है, तो वो लोग जो है पसंद किए जाते हैं वहां भी, मतलब वर्कर में भी टर्किश को वो लोग सेकंड ग्रेड मानते हैं। तो ये तो है, मतलब नस्लवाद तो अभी भी गैर नहीं है, आसान भी नहीं जाना, और इसके लिए तो हम खुद अपने देश को भी देखें तो नस्लवाद का शिकार है। जी, और एक बात और आखिरी बात जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, वो एक बड़ा खास अध्याय है, वह इसलिए भी कि आपके पहले विदेश यात्रा के संस्मरण उसमें है, कोल्ड वार की यादें, जर्मनी और पोलैंड की, खास तौर से जो आपकी यात्रा है, और बाद में जिस तरह से वे आपके तमाम अनुभव हुए जासूसी को लेकर, दोनों ही ओर से, चाहे वह वाम पंथ हो या दक्षिण पंथ हो, दोनों ही तरफ से किस तरह जासूसी को लेकर आपके अपने अनुभव हुए, उसको विस्तार से लिखा। और अंत में जो आपने उस फिल्म की चर्चा की, पॉलिश फिल्म की, कोल्ड वार की, तो वह जो फिल्म तो आपने बाद में देखी, यात्रा पहले की, जो आपके वहां के जो अनुभव रहे उस दौर के, और बाद में जो फिल्म देखे, इसके बीच किस तरह की आप तुलना करेंगे? देखिए, जो सबसे दिलचस्प संस्मरण है वो मैं आपको संक्षेप में सुना देता हूँ, जो किताब में है। पोलैंड में मेरा जो वार्सा में जो मुझे गाइड मिला था, उसका नाम था उक्लांस्की। वास्तव में तो बिल्कुल अलग तरह का था वो, लेकिन जो ही हम वार्सा से बाहर आए, हम क्राकोव गए थे, क्राकोव से पहले हम वुच गए थे, तो क्राकोव में जाके तो बदल गया बिल्कुल। उसकी मुझसे बोला कैबरे देखना चाहते हैं, मैंने कहा कि इस यूरोप में तो कैबरे वैबरे होता नहीं है। बोला नहीं नहीं होता है, वो वार्सा में मनाही है। ये बात है 1980 की, उस जमाने में अभी हालात बहुत अलग थे। वो मुझे वो काफी दिलचस्प बात है कि मैं उसके साथ शहर में घूम रहा था क्राकोव में, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आया, उसने मुझे रोक लिया और वो बोला मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अंग्रेजी बोल रहा था वो। तो वो अंदर ले गया मुझे, बार के अंदर, तो बोला कि देखिए मैं माओवादी हूँ और मैं हिंसा में विश्वास करता हूँ, आप मुझसे मिलिए और बात कीजिए, कल 11 बजे यहाँ आइएगा। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ कल। ये कहकर के मैं बाहर आ गया। तो वो जो मेरा गाइड था
उसने ये भी कहा मुझे कि ये जो व्यक्ति आपके साथ है ना, ये जासूस है सरकारी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो होता ही है, सरकारी जासूस ही होते हैं। बाहर आया, वो क्लांस्की ने कहा कि आपसे क्या कह रहा था। मैंने कहा कि वो माओवादी बता रहा था, अपने को हिंसा में विश्वास है उसका। तो बोला ये सरकारी जासूस है। यानी वो उसको सरकारी जासूस कह रहा है, वो उसको कह रहा है। तो वो मैं उसको अगले दिन मिलने भी गया, उसका लेक्चर सुना मैंने, वो जो नक्सलवाद टाइप का एक लेक्चर दिया उसने। लेकिन ये मुझे सोच के बड़ा हैरानी हुई कि दोनों, मुझे लगा दोनों सरकारी जासूस लग रहे हैं। तो ये स्थिति कोल्ड वार के उस समय, तो देखिए मैं जब जर्मनी बुलाया गया था, तो क्योंकि सरकार ने बुलाया था, तो मुझे ईस्ट बर्लिन में उन्होंने भेजा, मतलब अलग से भेजा मुझे, अकेले, अपने गाइड को नहीं भेजा उन्होंने। वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो कितनी गरीबी है वहां, कितनी बदहाली है, और हम कितने संपन्न हैं। तो वो एक कोल्ड वार के नतीजे थे। एक जमाने में कोल्ड वार के कारण ही इतने पत्रकारों को बुलाया जाता था। अमेरिका वाले और जर्मनी वाले एक अलग ढंग से देखते थे। ईस्ट यूरोप, हंगरी हंगरी कितना लोगों को बुलाता था, पत्रकारों को। ये सब मतलब कहीं ना कहीं वो वार का ही नतीजा थे। जी। और जब उस बाद में जब आप उस पॉलिश फिल्म को देखते हैं कोल्ड वार को, तो वह आपके उन अनुभवों को वह फिल्म किस हाँ तरह से ले जाती है? जी, वो थोड़ी सी चर्चा कर ले उस फिल्म की, कोल्ड वार फिल्म की। हाँ, वो नहीं, वो नेटफ्लिक्स पे फिल्म थी, ये तो बड़ी, इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। वो उस माहौल को याद दिलाती है जो कि मैंने उन दिनों खुद देखा था। क्योंकि मैं अक्सर वहां पर जब कैफेज में जाता था, तो आपस में लोग बातें करते थे। जैसे प्राग में मुझे एक लड़का मिल गया था जिसने अपने घर बुलाया, और उसने मुझे एक एलपी दिया भेंट में, जो अंडरग्राउंड म्यूजिक का था। मतलब वहाँ एक अंडरग्राउंड म्यूजिक थी। तो वो जमाने थे, तो सब कुछ। जब मुझे वो जो बड़ा प्रसिद्ध कवि था वहाँ का, हांजलिक, जोसेफ हांजलिक, जिसकी पेंगुइन में कविताएं छपी थी, मैं जब उससे मिला था, जो अभी जो बात हो रही थी, अभिषेक ही शायद कह रहे थे ना कि वो शराब पी करके जो रात को जो हार हुआ था, तो उसमें हांजलिक ने मुझे राइटर्स क्लब में मिला, और बर्फ गिर रही थी बाहर, और वो 11 बज गया, क्लब बंद हो गया, वो वाइन पे वाइन ऑर्डर करता रहा। उसको ये दिलचस्पी थी कि इंदिरा गांधी का क्या हाल है वहां पर संजय गांधी का क्या है, क्योंकि उनको पास जानने के कोई स्रोत नहीं थे। तो उसे लगा कि ये व्यक्ति भारत से आया है, तो इसके पास बहुत जानकारियां ऐसी होगी जो हमें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से वो एक माहौल था कि दबाए गए लोग थे, रूसी लोग उन पर दबाव बहुत डालते थे, क्योंकि प्राग का तो सभी जानते हैं कि टैंक आ गए थे रूसी। और प्राग मेरा बहुत प्रिय शहर है। देखिए, मैं आज की चर्चा में ये जरूर कहना चाहूंगा कि रोम तो खैर है ही, लेकिन प्राग एक दूसरा शहर है जो बहुत अनोखा है। मतलब प्राग की कल्चर, प्राग में मेरी दोस्त शारका बिस्मिल, क्योंकि मैं उनके फ्लैट में कई बार रह सका हूँ, और मेरे साथ चित्रकार मित्र नरेंद्र पाल सिंह भी गए थे। तो वो जो आनंद है प्राग शहर के हैं, इन सब जगहों में पैदल घूमने में मजा आता है। कैफे में चले जाइए, कहीं कहीं पर काफका बैठा करते थे, आपको मालूम पड़ेगा, कहीं पर हेमिंगवे। तो वो सब चीज आपको एक बड़ा वो करती हैं, मतलब एक्साइट करती हैं। जी, काफी समय हो गया है। शुक्रिया विनोद जी, अच्छा लगा। अभिषेक जी हमारे साथ बने रहे। आप कुछ कह रहे थे, शायद अभिषेक जी कुछ कह रहे थे। जी जी, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम फोटो देखने में मेरी दिलचस्पी है, क्योंकि हाँ जैसा कि बताया था हाँ हमें हाँ निकलना हाँ। भी है अभी। निकलना है, जी जी बेटा आया हुआ था मेरा, वही याद दिलाने। जी। अब जी। अब अब हम उसी खंड पर आ रहे हैं। इन तमाम हाँ यात्राओं ठीक। से जो जुड़े हुए हम्म, कुछ एक चित्र हैं, वे यहाँ पे हम्म, रखते हैं। और विनोद जी अपनी सुविधा के अनुसार, और जो उन चित्रों के अपने बहुत संदर्भ हैं, संक्षेप में। और संक्षेप में, हम्म, तो आप हम्म, बात करें उन चित्रों पर। अच्छा लगेगा। मैं एक एक करके उन चित्रों को यहाँ पर जी दिखलाता हूँ, और उसको होल्ड जी। करेंगे। और हम्म, विनोद जी इस बहाने भी कुछ अपनी बात रखेंगे, कुछ संदर्भ उन चित्रों के आ पाएंगे, तो लोगों को अच्छा लगेगा। रख रहा हूं। जी विनोद जी। ये सैगोन के पास वियतनाम की तस्वीर है। मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम दोनों अभी गए थे।
ये मेरी सबसे रीसेंट यात्रा है विदेश की। वियतनाम देखने का बहुत बचपन से शौक था कि वियतनाम, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वियतनाम युद्ध को एक बहुत बड़ी, वो चित्र सबको याद है कि वो लड़की भाग रही है उसके बम गिरने के बाद। तो ये मुझे एक अलग तरह की यात्रा लगी। मैं हनोई भी गया, सैगोन भी गया। जी, आगे बढ़ते हैं। वो में हम ये उसी यात्रा की तस्वीरें जो मुझे एज मतलब आर्ट फॉर्म के रूप में अच्छी लगती है। मतलब ये तस्वीर मैंने जो खींची है, एक तरह की कला, एक पेंटिंग भी लग रही है। जी हाँ। ये वहां पर ये कल्चर बहुत छोटी सी जगह में, जहाँ कभी कभी पानी ऊपर पेड़ों तक पहुंच जाता है बाढ़ जब आती है, लेकिन बहुत अच्छी यात्रा होती है इन लड़कियों के। ये चलाती हैं और चप्पू लेके आपको घुमाती हैं उन सब एरियाज में। ये भी सैगोन के पास का है जी। मेकॉन्ग रिवर बहुत प्रसिद्ध रिवर है। ये लड़की जो है, ये लैटिन अमेरिकन लड़की है, जो कि मतलब मैं हैरान, ये वहां से है, पेरू से। इसको जो वहां पर हम लोग एक जंगलों में ले जाए गए थे, जहां पर ये जो जब युद्ध चल रहा था अमेरिका और वियतनाम का, तो वो जो नीचे मतलब इनके जो क्रांतिकारी थे जो वियतनाम के, वो जिन गुफाओं में अंदर रहते थे, आप वो सोच नहीं सकते। उन गुफाओं को थोड़ा सा देखिए तो मतलब हम डर जाते थे कि कैसे घुसेंगे इसमें। वो तो बिल्कुल ही एक आदमी को घुसना पड़ता था। तो ये लड़की जो है, हिम्मत करके, एक लड़का था इटालियन, वो लंबा सा था, वो घुस गया अंदर, और उसके बाद ये भी घुस गई। तो मैंने पूछा, मुझे देखने में भारतीय लग रही थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई ये आप क्या हिंदी कुछ सिख हैं क्या? तो मालूम पड़ा पेरू की लड़की थी, और उसकी हिम्मत देख के मैं दंग रह गया। और ये अकेले खूब घूम रही थी, मतलब ये किसी के साथ नहीं थी। जी, आगे बढ़ते हैं। ये वहीं का है, हानोई के पास, जो बड़ा प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जगह है। मुझे स्वामीनाथन की पेंटिंग की तरह लगी थी, और एक वाह। मैंने कविता भी लिखी थी जो कई लोगों को पसंद भी आई थी। जी जी जी, बहुत ही सुंदर चित्र। हाँ, हालों हालों, एक ये भी वहीं का है, जो हमने सनसेट के टाइम पे खींचा है मैंने। जी, तो इस बहाने, हाँ। ये लड़की हमारी गाइड थी, जो इंडिया को बहुत प्यार करती थी। और मतलब इसने काफी अपने ग्रुप के साथ डांस किया, मतलब मस्त किस्म की लड़की थी। जी, और इस बहाने वियतनाम की भी ये मैं चर्चा हो उसी पाई। यात्रा में, मैं इसने शायद इसी ने मेरा फोटो खींचा था। क्या हुआ, अर्पण जी गायब हो गए? दिक्कत आ गई थी शायद, अभी ठीक है। हाँ, हाँ, बीच में कुछ अचानक से कुछ दिक्कत आई। मैं एक बार वापस से उस वीडियो को लाता हूं, और कुछ जो बचे हुए चित्र हैं उसे हम देख लेते हैं। और इस बहाने जो आगे कभी ऐसा कोई मौका मिले कि विनोद जी इन जगहों पर भी लिखें तो अच्छा ही हो, तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं और ये वापस। जी। ये ये जो है, ये वहाँ हनोई का है। हाँ, मैं यहाँ से बात करते हैं शुरू। जी हाँ, ये लड़की हमारी गाइड थी जब हम जी गए थे वहाँ हनोई से। तो बहुत अच्छी, भारत को बहुत लाइक करती है ये। और जी। खूब मस्ती से डांस किया सारे वाह। यात्रियों के साथ। जी, और वियतनाम से लोग भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ने भी आते हैं विनोद जी, क्योंकि वह एक नैम कंट्रीज के अंतर्गत हैं। तो जब मैं वहां था तो वहां वियतनाम के कई स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते हैं, तो उससे भी एक पत्रकारिता का और जनसंपर्क का एक माध्यम हाँ, बनता है। जी जी। तो ये तो खैर इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं।
ठीक है, आइए। ये जो है वहां पर संयोग से हनोई में जिस हमारे होटल के सामने कोई कम्युनिस्ट परेड का जो स्टाइल होता है ना, नेता लोग आए हुए हैं और डांस हो रहे हैं, ये मैंने फोटो खींचा था, वो डांस कर रही हैं लड़कियां। ये एक वाह। कोई इनका आयोजन था जो कि हम लोग ये नहीं समझ पाए थे क्यों था, लेकिन वो सरकारी जैसे होता है ना, अभी भी कम्युनिज्म की वहां पर पुरानी आदतें हैं। जी, ये लंदन संग्रहालय जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में एक बड़ी सुंदर बुद्ध की प्रतिमा है। हाँ हाँ ये जी। मैं पिछली लंदन यात्रा में खींची थी मैंने। और कुछ चित्रों की ओर बस चलते हैं। ये जी हाँ, ये नहीं अभी, ये अभी हैं। लंदन टेम्स नदी का है, और ये जाहिर है कि बियर पीने वाला पीछे बैठा हुआ है, और अच्छा सुंदर मुझे फोटो लगता है। जी, ये कुछ चयनित चित्र हैं आपकी यात्राओं से जुड़े ये हुए? फिश एंड चिप्स लंदन का मेरा प्रिय भोजन है, तो फिश एंड चिप्स वहां पर तरह तरह के और पुराने पब्स हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उन पुराने पुराने पब्स में अंदर बैठ करके फिश एंड चिप्स का आनंद लेना। वाह। और कुछ एक चित्रों को देखते ये हैं तो जी। बहुत प्रसिद्ध जगह है, मतलब लंदन की पिकाडेली सर्कस कहते हैं इसे, तो जी मौसम अच्छा था। जी ये जी मेरे हाँ। मित्र हैं जो जिनका हाल में निधन हो गया, ये मुझे वहां मिले थे, और मेरे साथ इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी शुरू की थी, और इन्होंने शादी नहीं कराई और खूब घूमते थे। मैंने जिससे मैं मिला उसके 2 दिन बाद ये आइसलैंड जा रहे थे, फिर कभी फ्रांस में होते थे, फेसबुक से मालूम पड़ता था। अभी दुर्भाग्यवश ये बाली में थे, तो कमरे में इनकी बॉडी पाई गई। तो यानी कि ये घुमक्कड़ की जीवनी का एक ये भी हिस्सा है, क्योंकि अकेले घुमक्कड़ जो होते हैं, तो मेरा बेटा तो बाहर रहता है, वो मेरे साथ नहीं घूमता है, तो मैं भी अपने को अकेला घुमक्कड़ मानता हूँ। तो अभी मैंने कविता भी लिखी थी इनके दिए हुए एक स्वेटर पर, जो कि काफी लोगों ने उस पर रिएक्ट भी किया था। तो ये इनसे मेरी आखिरी मुलाकात थी, जी। एक घुमक्कड़ कब? के साथ। जी हाँ, कब किससे भेंट, आखिरी भेंट हो? जी। ये हेनरी मूर, जो कि जिनके बारे में बता भी रहा था कि मैं गया था 87 में, ये वहाँ की टेट गैलरी के 2 हिस्से हैं। ये जो ओरिजिनल बड़ा हिस्सा है, एक मॉडर्न तो बहुत बड़ा बन गया है, उसका एक कमरा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ कैसे स्कल्पचर को भी किस तरह से रखते हैं एक जी इसमें किचन स्पेस में। जी। आगे कुछ और चित्रों को हम देख लें। अभी हैं जी कुछ, हाँ। ये बड़ा हाँ। प्रसिद्ध हेनरी मूर का रेखांक वो है, जो जब बम गिरे थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो लोग नीचे जो अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन में जाके सोते थे। बड़ा मतलब अद्भुत चित्र है। जी शेल्टर शेल्टर सीरीज कहते हैं इसको। जी ये है फोंटाना दा ट्रेवी, जो सिक्का फेंकने की जगह है। ये गैब्रिएला ने मेरी तस्वीर खींची थी, बहुत पुरानी बात है। और ये अद्भुत फोंटाना दा ट्रेवी जो है, बहुत सुंदर वो है जगह, बिल्कुल रोम के सेंटर में है। जी। ये मेरी पत्नी उस रूसी लड़की के साथ है जिसके बारे में अभी बता चुका हूँ, लीना। ये रूस का चित्र है 1989 का, सेंट पीटर्सबर्ग का। जी। और क्या संयोग देखिए कि दोनों की मौत का हाँ, कारण वो भी एक ही अजीब बीमारी बात है। बनती है। जी जी ये मैं वेनिस में हूँ, जिस लड़के के घर में रुका था हिंदी सिखाने के लिए और बोलना सिखाने के लिए, स्टेफानो उसका नाम था। तो उसने मेरी तस्वीर खींची थी वेनिस के पुल के ऊपर, बगल में एक रोमांटिक कपल अधूरा है। हाँ हाँ वो वो कंपोजिशन में पूरा नहीं आया है उसने जब। जी, मगर उस
उस अधूरेपन में भी जो अंतर कथा है वह अपनी संपूर्णता में है। हाँ जी। ये मेरे साथ इस बर्फ पे डांस किया था इसने। वाह। तो मतलब सेंट पीटर्सबर्ग की इतनी -22 की बर्फ में हम लोग अभी डांस करके हटे हैं। और काफी आप युवा दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये चित्र बहुत दिलचस्प है, ये प्राग का है और ये बार टेंडर जो है ये नरेंद्र पाल सिंह बगल में उनके और मैं इधर हूँ। ये बार टेंडर जो है कला मतलब काफी कला की शौकीन है, तो उसने नरेंद्र पाल की छोटी सी पेंटिंग कुछ थोड़े से पैसे दे के खरीदी और फिर उसके बदले में एक बियर का बड़ा गिलास जो कि बड़ा मशहूर होता है वो भेंट में दिया। तो ये हम लोग की उसके साथ तस्वीर है और वाह। ये बार वहां पर है जहां पर नेरूदा नाम का लेखक था जिससे कि पाब्लो नेरूदा ने अपना नाम लिया था। वो चेक जी। लेखक के नाम से उसने अपना नाम लिया था। जी। ये बड़ा ऐतिहासिक बार है। जी। ये तो ग्रीस का है, एथेंस का। और ये जो जगह है वो तो बहुत ही विश्वविख्यात जगह है, बिल्कुल पहाड़ी पर। मतलब एक्रोपोलिस से दुनिया को देखने का एक अलग आनंद है। ये मैं एक्रोपोलिस में अकेला था, मैंने किसी को कहा कि मेरी तस्वीर खींच दो और वो पीछे जी। जो दिख रहा है वो सारा व्यू एक्रोपोलिस का है। जी। मेरा ख्याल हाँ ये मेरियन बाग जगह है चेक गणराज्य में, जो कि एक रिजॉर्ट है। लेकिन मशहूर फिल्म है फ्रांस की जो कि अले रेने की फिल्म है लास्ट ईयर एट मेरियन बाग। तो मुझे उस फिल्म का बड़ा आकर्षण था तो मैं इस जगह को जाना चाहता था। तो मेरी मित्र शारका ने कहा मैं आपको घुमाने ले जाऊंगी। वो फिर अपने पति के साथ कार में हम लोग को ले गई थी और ये मुझे स्कल्पचर बड़ा अच्छा लगा था। तो ये तस्वीर मैंने उसके सामने बैठ के खिंचवाई है। जी। ये शायद आखिरी तस्वीर है आज के। नहीं नहीं, एक दो और हैं। एक दो और अच्छा हैं। हाँ, ये प्राग का जॉन लेनॉन दीवार है जो कि जिस पर लोग आकर के लिखते हैं, रंग से बनाते हैं। ये बड़ी बहुत मतलब आकर्षक जगह है ये। यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, टूरिस्टों का विशेष आकर्षण। जी। ये इंटरेस्टिंग है कि लूव्र का ये दृश्य है। वहां पर ये चाइनीज लड़कियां हैं। चाइनीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है, कोरियन भी हो सकता है, क्योंकि सब एक देश मिलते होते हैं। लेकिन शायद ये चाइना की हैं जो कि पेंटिंग को एक्ट कर रही हैं। जो पेंटिंग में है वो मस्ती में फोटो खिंचवाने के लिए उसकी एक्टिंग कर रही है। वाह। तो मुझे ये वाह। बड़ा अच्छा लगा तो मैंने फिर तस्वीर खींची थी। ये लूव्र जी। की है जो जी। दुनिया के बड़े मशहूर संग्रहालय है पेरिस में। वाह। ये भी लूव्र का है और बड़ी फेमस। ये तो उसकी मतलब बहुत बहुत चर्चित वीनस की मूर्ति है। ये पीछे से मैंने फोटो लिया है सिर्फ एक लाइट के कारण। ओके। जी। ये थिंकर है जो कि रोदे का बहुत ही विश्वविख्यात स्कल्पचर है। ये रोदे म्यूजियम है पेरिस में, ये वहां का फोटो है। जी। और हाँ और ये देखिए। हुसैन साहब को लंदन में जब मिला था 2010 में, ये उनका अपार्टमेंट स्टूडियो कहते हैं इसे, इसमें वो बैठे हुए हैं। और ये मैंने एक छोटी सी उन पर वीडियो फिल्म भी बनाई थी जो YouTube पर उपलब्ध है। और हुसैन साहब से ये उसके बाद वो तब 95 साल के थे, लेकिन पेंटिंग वो 5 बजे से कर रहे थे और 11 बजे में पहुंचा था। और ये याद उसके बाद वो 10 महीने बाद हमारे बीच नहीं रहे और उन्हें भारत ना जाने आ पाने का बहुत अफसोस था। और मुझे उनकी दोस्त बता रही थी कि वो एक बार तो उसने उनसे कहा आप कराची क्यों नहीं चले आते, वो आपको बम्बई जैसा लगेगा। मतलब
हुसैन साहब के साथ भारतीय जनता ने बहुत ज्यादती की कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने विलन बना दिया, वो उसको देश से बाहर जाके मरना पड़ा और वहीं उसकी कब्र है लंदन में। जी। और एक ये पेरिस में मैंने सेल्फी खींची थी, उसमें जो कि राम रहमान बड़े जाने माने फोटोग्राफर हैं, वो मुझसे बोले कि ये मास्टरपीस सेल्फी है, क्योंकि इसमें ये पूरी तस्वीर में पीछे से वो भी आ रहा है, और वो मैंने सेल्फी उससे आईपैड से खींची थी। वाह। तो ये कुछ एक चित्र मित्रों हमने आज के इस कार्यक्रम में देखे, और इसके माध्यम से भी कई और चीजें निकल पाई। आज हमने परदेश नामा पर चर्चा की। हमारे साथ अभिषेक कश्यप और विनोद भारद्वाज जी जुड़े रहे। अभिषेक जी को संभवतः किसी कार्यक्रम में जाना था, किसी प्रोग्राम में धनबाद में, तो वे वहां के लिए रुखसत हुए। तो चलते चलते अंत में जो इस पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है कंबोडिया पर, उसका एक पैरा पढ़ते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वह हिस्सा पढ़ता हूं विनोद जी। वह अध्याय है साथियों, अद्भुत अंगकोर वाट। इन मंदिरों के अलावा कंबोडिया की टोनल सैप लेक पर्यटकों के लिए एक अन्य बड़ा और महत्वपूर्ण आकर्षण है। बरसाती मौसम में यह झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बन जाती है। शेष आधे सूखे हिस्से में यह झील सिकुड़कर चौथाई हिस्से से भी कम रह जाती है। इस झील के फ्लोटिंग विलेज मशहूर हैं। सिएम रैप के दक्षिणी भाग से सिर्फ 15-20 किलोमीटर की टुक टुक या कार यात्रा से फ्लोटिंग विलेज के लिए छोटी बड़ी बोट मिल जाती है। पानी के भीतर के जंगल की अद्भुत वर्ण सुषमा का आनंद उठाने के लिए आगे अंदरूनी हिस्से में जाकर छोटी नाव भी मिल जाती है। जिस नाव में मैं अपने चित्रकार मित्र के साथ सवार था, उसे एक स्त्री लोकगीत गाते हुए चला रही थी। उसकी बगल में एक छोटा सा बच्चा था। अनोखी साबित हुई यह यात्रा। बाद में एक बोट रेस्तरां में हम बैठे, जहां बगल में एक पिंजड़े में मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे थे। वाइल्ड लाइफ और संस्कृति का अनोखा मेल है इस झील के तैरते हुए गांव में। यह वर्ष 2013 में संभवतः आपने विनोद जी यह संस्मरण लिखा। तो इस तरह से मित्रों, परदेश नामा की आज हमने चर्चा की। विनोद भारद्वाज जी व्यक्ति चित्रों के लिए और इस तरह के यात्रा संस्मरणों के लिए जाने जाते हैं। कहानियां, उपन्यास और कविताओं के अतिरिक्त, अपनी कला समीक्षा के अतिरिक्त, और जिस तरह से एक फिल्मकार की निगाह होती है, एक पैनी निगाह चीजों को देखने की, दिखलाने की, वह हम यहाँ देखते हैं। और एक जो भटकाव है, एक जुनून है लेखकों को लेकर या चित्रकारों को लेकर या कलाकृतियों को देखने से जो जुड़ी हुई इनकी अपनी धुन है, वह यात्रा है। वह तमाम कला और साहित्य की दुनिया इस पुस्तक में स्पंदित है। और कई ऐसे संस्मरण जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की, जिसकी हमने संकेत किया, जो विनोद जी ने अब तक नहीं लिखे हैं किसी भी कारण से, मगर हम इनकी जो एलिफेंट मेमोरी है उससे भी अवगत हैं और उम्मीद करते हैं कि विश्व के कई ऐसे भाग, कई ऐसे देश और उनके शहर जो अभी इनकी कलम से दर्ज होने से बचे हुए हैं, वे सब दर्ज होंगे और हम लोग परदेश नामा के किसी और संस्करणों को भी पढ़ सकेंगे। एक बार पुनः शुक्रिया विनोद जी, और अभिषेक कश्यप जी का भी हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।